Hello everyone, I am Dr. Ritesh Anand. I am a plastic, cosmetic and hair transplant surgeon working at Lamidas, which is a cosmetic and hair transplant center by Nilkant Group of Hospitals. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेयर लॉस, जो कि यंग पीपल्स में बहुत कॉमन पाया जाता है आजकल। यंगर जनरेशन में हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है और इसके दो तीन रीज़न हैं कि हेयर लॉस के कारण ऐसे क्यों ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन के अंदर आने हैं। जब भी हम लास्ट 5-6 सालों से जो कंपेयर कर रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन और ओल्ड एज पॉपुलेशन, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो अपने टीनेज एज में उनके पास इतनी प्रॉब्लम हेयर फॉल की नहीं हुआ करती, तो उसका क्या रीज़न है। तो जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने ये एक दो तीन डिस्कस की हैं, दो तीन चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं, जिसमें से पहला तो यह है कि डाइटरी चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा है कि लेवल ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि सबकी बहुत कॉम्पिटिटिव लाइफ हो गई है आज के टाइम में, तो फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेस दोनों बहुत ज़्यादा है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि चेंजेस हुआ है इतने सालों में, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पॉल्यूशंस का जो है। तो पॉल्यूशन, डाइट एंड लेवल ऑफ स्ट्रेस, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके कारण से हेयर लॉस की प्रॉब्लम टीनेज पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा होगी। ऑल्दो हेयर लॉस मिडिल एज ग्रुप और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में भी बहुत कॉमन है, लेकिन इन तीनों ग्रुप्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो टीनेज पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हूँ, तो जो हमारी जो पेशेंट पॉपुलेशन आती है जो इनके लिए एडवाइस लेने के लिए, हेयर फॉल के लिए, हेयर लॉस के लिए, ऑलमोस्ट 60 to 70 पेशेंट जो हैं वो इसी एज ग्रुप के होते हैं, टीनेज एज ग्रुप के होते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम परेशान कर रही होती है। तो जो भी हम आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके क्या सबसे पहले कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या हैं। दूसरा कि इनमें के लिए हम क्या मैनेज कर सकते हैं, और इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो साथ में आप अपना डाल सकते हैं या बाद में कमेंट कर सकते हैं। अगर हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या की बात करते हैं कि पेशेंट इसमें प्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारे पास आते कैसे हैं, तो इसमें बहुत ही वेरिड प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आते हैं। कुछ तो पेशेंट सीधा सीधा ये फीचर लेके आते हैं कि हमें हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल भी ऐसा बताते हैं कि फ्रंटल रीजन के अंदर ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये वाले रीजन के अंदर आगे ज़्यादा हो रहा है, साइड्स के रीजन में इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा एक बहुत कॉमन कंप्लेंट ये बताते हैं कि हमारी हेयर की थिनिंग हो रही है। हेयर फॉल तो हो रहा है, साथ में हेयर की थिनिंग भी हो रही है, या फिर हमारे जो हेयर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है, वो बहुत पतला हो गया हेयर का टेक्सचर। या फिर बताते हैं कि हमारे बालों में नॉर्मली जो बहुत शाइनी या शाइन हुआ करती थी हमारे बालों में, वो नहीं है। या फिर बताते हैं कि इजी ब्रेकेबिलिटी हो गई है, बहुत जल्दी जल्दी बाल टूट जाते हैं, नीचे एंड से बाल बहुत जल्दी टूटते हैं। या फिर हमारे हेयर का वॉल्यूम, हमारे बाल बहुत मोटे हुआ करते थे, घने बाल हुआ करते थे, वॉल्यूम एंड डेंसिटी बोथ, कि बाल मोटे भी थे और बाल बहुत ज़्यादा भी थे, तो वो सब भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम नोटिस कर रहे हैं कि लॉस हो रहा है। और या कुछ पेशेंट ये भी बोलते हैं कि हमारा लैक ऑफ बाउंस भी है, मतलब जो बाल हमारे काफ़ी हिलते थे, अच्छे से होते थे, हम वो स्टाइल कर पाते थे, वो हम स्टाइल नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहते हैं। तो ये सब वेरिड प्रेजेंटेशन है, ये सब हेयर लॉस की ही डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, डिपेंडिंग अपॉन की सेवेरिटी ऑफ योर हेयर फॉल। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ये है। कुछ में ये अर्ली साइंस है और कुछ में ये हेयर फॉल होना बिल्कुल लास्ट का साइन है, ये डिलेड प्रेजेंटेशन है उसकी। अगर हम इनके कारण या कॉजेज़ के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज इसमें होता है हेरिडिटरी कॉज। हेरिडिटरी कॉज है जेनेटिक कॉज या आपकी जीन्स, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं जीन्स। तो ये नॉर्मली आपके पेरेंट्स की जीन्स पे डिपेंड करता है कैसे आपने इनहेरिट किए हैं। अगर आपके पेरेंट्स के भी इस एज ग्रुप के अंदर हेयर फॉल होने लगा तो आपका होना भी लाजमी है, ऑल्दो हम उसको रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे रिलेटेड होता है हेरिडिटरी फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है हार्मोनल फैक्टर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे जैसे कि आप प्रेगनेंसी में देखते हैं या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में देखते हैं या थायराइड हार्मोन्स में होते हैं, इन सब में ये सब हार्मोनल डिसअरेंजमेंट इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसके कारण से हेयर फॉल होता है। थर्ड एक कॉज होता है कीमोथेरेपी, अगर कोई ले रहा है मेडिकेशन जिसे बोलते हैं, कीमोथेरेपी ले रहा है, कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है, कोई ब्लड थिनर्स ले रहा है, तो उन सब में भी हेयर फॉल साथ में होता है। नेक्स्ट कॉज आता है इन्फेक्शन। अगर आपको किसी भी आपकी स्किन में या आपकी स्कैल्प, जो आपका सिर होता है, स्कैल्प जो होता है, वो भी उसमें भी एक तरह की स्किन होती है, तो अगर उसमें भी किसी तरह के इन्फेक्शंस हैं और प्रीडोमिनेंटली अगर फंगल इन्फेक्शंस हैं तो उसमें आपको हेयर फॉल का चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है डेंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस। वो भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे लोग को ये शायद आइडिया नहीं होता कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस से भी हेयर फॉल होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। तो जब भी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा सेबोरिक डर्मेटाइटिस की पेशेंट से हिस्ट्री जरूर लेते हैं, और अगर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं तो हम उसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी जाते हैं।
नेक्स्ट जो ये तो हैं मेन एस्टेब्लिश कॉजेज़ हैं जो कि मोटे मोटे कॉजेज़ हैं जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा जो रिसेंट टाइम में जो देखे गए हैं जिन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुई है कि इनके अलावा क्या कॉजेज़ हैं जो हेयर फॉल के करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो देखा गया है वो फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, ताकि आपका अगर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है तो भी आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा नोटिस किया गया है। अगर आपको मैं आप इनके रीज़न भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आप पॉल्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं तो पॉल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। पॉल्यूशन में अगर आपका हेयर, आपका जो स्कैल्प जो पॉल्यूशन से एक्सपोज हो रहा है, तो आप बहुत सारे हमारे फ्री रेडिकल डैमेज होता है जिसे हम बोलते हैं। पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके हेयर फॉलिकल पे बैठ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक्सपोज रहते हैं तो आपके हेयर की हेल्थ को ख़राब करते हैं और उसको हेयर फॉल का एक इम्पॉर्टेंट कारण बनते हैं। इसी तरह से प्योर न्यूट्रिशन का मतलब कि अगर आप खाना तो खाते हैं लेकिन आप न्यूट्रिशियस खाना नहीं ले रहे, या फिर एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे हैं। बहुत सारी फीमेल पेशेंट हमारे पास आती हैं जो कि बहुत डाइटिंग कर रही होती हैं। अगर आप डाइटिंग करते हो, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। भाई मान लीजिए आप डाइटिंग कर रहे हैं, आप अपना वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग कर रहे हैं, तो आप अपना फैट का भी इंटेक बहुत कम रखते हैं, आप फैटी चीज़ें बिल्कुल बंद करते हैं, आप बहुत कम से कम लेते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिसे हम फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सब विटामिन जो हैं सिर्फ फैट सोल्यूबल होते हैं। अगर आपका फैट का इंटेक कम है तो इन विटामिन की ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, और जिसके कारण से, और ये सब जो विटामिन हैं आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए ग्रोथ प्रोमोटर्स का काम करते हैं। विटामिन, मिनरल्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, यही हैं जो हमारे हेयर के लिए ग्रोथ फैक्टर हैं, यही हमारे हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का इंटेक आपकी डाइट में अगर कम हो रहा है, या कुछ ऐसी डाइट से आप रिप्लेस कर रहे हैं कि आप ये नहीं ले पा रहे, तो आपको ये सब चीज़ें, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव स्मोकिंग या एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, उससे भी होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत हमने नोटिस की कि पेशेंट बहुत एक्सेसिव यूज़ ऑफ हेयर शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हेयर शैम्पू या हेयर कंडीशनर्स बहुत यूज़ करते हैं। उनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हेयर शैम्पू यूज़ करने से हमारे बहुत अच्छे क्लेंस हो जाएंगे, या कंडीशन करने से बहुत ज़्यादा उनकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। बट माइंड यू, जो कंडीशंस हैं ये भी अगर इनका एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो ये भी बालों को थिन करते हैं। तो जो भी हम अपनी एडवाइस करते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ कि हम उसमें कंडीशनर और शैम्पूज़ को कैसे यूज़ करना है वो भी हम बताते हैं। तीसरा होता है अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस करते हैं बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, सिग्निफिकेंट वेट लॉस इन अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, उसके कारण से भी आपका हेयर फॉल होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ हॉट रोलर्स यूज़ करते हैं, हॉट एयर ऑयल मसाजेस करते हैं, पर्मिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या अपने बालों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट या डाई करते हैं, तब भी आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो ये प्रीडोमिनेटली इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जो कि हेयर फॉल में आपको हेयर फॉल कराने में आपके हेयर फॉल के अंदर आपके काम आते हैं, ये वाले हेयर फैक्टर्स। अगर आप इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर पाएंगे तभी आप हेयर फॉल को बचा पाएंगे। अगर हम हेयर लॉस की मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो हम इसकी मैनेजमेंट को कम से कम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम पेशेंट को कुछ दवाइयाँ देते हैं लगाने के लिए, कुछ शैम्पू दी जाते हैं, कुछ टैबलेट्स खाने के लिए दी जाती हैं। फिर हम, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट होती है। फिर हम नेक्स्ट स्टेज में जब आते हैं तो हम पेशेंट को PRP ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं। PRP ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा PRP ट्रीटमेंट क्या होता है। ये एक ब्लड से डिराइव्ड एक टेक्नोलॉजी है जो कि हम आपको इसमें फॉलिकल्स में इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली। तीसरा, हम पेशेंट को बोलते हैं कुछ अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करो, कुछ चीज़ों को अवॉइड करो, जो आपको चीज़ें लेनी है, जो नई चीज़ें, उसकी हम एक प्रॉपर लिस्ट देते हैं। और बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर हम हेयर ट्रांसप्लांट की एडवाइस करते हैं। आज हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं बात करेंगे, किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो हम बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट, PRP थेरेपी और इसके अलावा डाइटरी हम कुछ मॉडिफिकेशन अगर कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं जो यूज़ होती हैं। जैसे फिनास्ट्राइड करके एक ड्रग है जो कि एक 5-अल्फा रिडक्टेज ग्रुप को बिलोंग करती है। मिनॉक्सिडिल करके एक दवाई है जो यूज़ होती है। कीटोगोनाजोल करके जो कि एंटी फंगल, एंटी एंड्रोजेंस दवाई हैं, वो यूज़ होती हैं। और एक कहते हैं साइक्लिकल विटामिन थेरेपी। तो हम साइक्लिकल विटामिन थेरेपी के बारे में आज ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इसका बहुत इस्टेब्लिश्ड रोल है और ये बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है। इसमें कोई बॉडी का हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इस ट्रीटमेंट का बेसिक जो प्रमाइस है, जो इसकी थ्योरी है, वो ये कहती है कि अगर आपकी बॉडी जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेस होता है, या आपकी बॉडी को ऐसे लगता है कि उस पर कोई अटैक हो रहा है,
चाहे वो सर्जिकल अटैक हो, आप बीमार पड़ रहे हो, कोई फिजिकल अटैक हो रहा है उस बॉडी के ऊपर, या कुछ भी ऐसे लगता है कि उसकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो बॉडी ये एक्सेप्ट ये करती है कि मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको प्रिजर्व करूँ, और जो मेरे सब जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स नहीं हैं उनको मैं जाने दे सकती हूँ या मैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। तो जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे हार्ट, लंग, लिवर्स, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के हिसाब से भी और सब ऐसे नेचर के हिसाब से भी। लेकिन हमारे हेयर हो गए, हमारे नेल्स हो गए, ये सब अनइम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। तो कोई भी अगर आप नोटिस करते हो कि कभी भी आपको फिजिकल स्ट्रेस है या सर्जिकल स्ट्रेस है या कोई भी ऐसी परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले हेयर फॉल होने लग जाता है। तो उसका रीज़न यही है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो भी आप डाइटरी अपनी जो भी डाइटरी इंटेक ले रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे आपके विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का लॉसेस हो गया है, उसमें आप वो उतना सफिशिएंट इंटेक नहीं ले पा रहे हैं। तो हम उसको उस साइक्लिकल थेरेपी से उसको रिप्लेनिश करने की कोशिश करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश थेरेपी है। इसमें किया क्या जाता है कि एवरी डे ऑफ द वीक, जैसे डे 1 जैसे मंडे को हम आपको 2 टैबलेट्स एडवाइस करते हैं जो कि हम ब्रेकफास्ट के बाद लेने के लिए बोलते हैं। ट्यूसडे को फिर हम 2 टैबलेट बोलते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, और फिर वेडनेसडे को फिर से 2 टैबलेट लेते हैं। ये डिफरेंट टैबलेट्स होती हैं, अभी मैं बताने वाला हूँ ये क्या चीज़ होती है। और हम ये बोलते हैं कि आप इन 2 टैबलेट्स को हर तीसरे दिन 1 2 3 एक साइकिल है 3 डेज़ का, आप इसको फिर से रिपीट कीजिए। मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो आपने ट्रीटमेंट लिया है वो फिर से आपको वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को लेनी होगी। संडे को हम इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं कि आपका ब्रेक है, आप संडे को कुछ ट्रीटमेंट, मेडिकेशन या ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। अब इस मेडिकेशन में होता क्या है, इसके अंदर ये मेडिकेशन में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस मेडिकेशन में ना तो कोई भी एंटीबायोटिक है, ना कोई भी स्टेरॉयड है। इसमें बेसिकली ये सेट ऑफ विटामिन हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। जैसे डे 1 पे हम बोलते हैं कैल्शियम लो और एंटीऑक्सीडेंट लो। अब एंटीऑक्सीडेंट क्यों बोल रहे हैं या एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट ये होता है जो फ्री रेडिकल डैमेज को, जो भी आपको पोल्यूशन के कारण या जो भी एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनके कारण जो आपके फॉलिकल्स में डैमेज हो रहा है उसको कम करता है। जैसे अगर पूछा जाए कि नॉर्मल चीज़ों में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, यस, टमाटर जो है बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। लाइकोपीन जो होता है इसमें होता है, वो कि एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये फ्री रेडिकल डैमेज बहुत सारी कंडीशंस में होता है, तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम एंटीऑक्सीडेंट अपनी मेडिकेशन में ऐड करते हैं। तो फर्स्ट डे हम बोलते हैं कैल्शियम लो और एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट देते हैं। सेकंड डे हम आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक और विटामिन सी की टैबलेट देते हैं। और थर्ड डे हम एक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और साथ में मिनरल्स एंड बी कॉम्प्लेक्स या बायोटिन जिसे बोलते हैं उसकी टैबलेट देते हैं। तो ये 3 डे साइकिल हम ये पेशेंट्स की रिपीट करते रहते हैं। ये मंडे को 2 टैबलेट, ट्यूसडे को 2 टैबलेट, वेडनेसडे को 2 टैबलेट, और उसको फिर से आप रिपीट करेंगे। साथ में हम पेशेंट को बोलते हैं मिनॉक्सिडिल ऑयल का यूज़ करना है। हम मिनॉक्सिडिल ऑयल जो होता है बहुत सारी कंसनट्रेशन में अवेलेबल है, आप लोगों में से भी शायद कुछ लोगों ने मिनॉक्सिडिल ऑयल के बारे में सुना होगा। मिनॉक्सिडिल ऑयल नॉर्मली 2%, 5% और 10% की कंसनट्रेशन में आता है। हम जो अपनी फ़िलॉसफी यूज़ करते हैं, अपने ट्रीटमेंट का मेथड जो यूज़ करते हैं, उसमें हम सबसे लोएस्ट कंसनट्रेशन मिनॉक्सिडिल की यूज़ करते हैं जो कि है 2%। हमारा इसमें मिनॉक्सिडिल को इतनी कम परसेंटेज में करने का ये बिलीव है कि हम सिर्फ फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, हम इसको उससे करवाना नहीं चाहते हैं ताकि हम इसको जल्दी से विड्रॉ कर सकें। हम सिर्फ इसको स्टिमुलेशन देते हैं 2% करके, और उसको लगाने का मेथड ऐसा होता है कि आपको 1 ml मॉर्निंग में और 1 ml इवनिंग में लगाना होता है। बालों के रूट्स के अंदर से अच्छे से मसाज करना होता है, और अगले 3-4 घंटे तक आपको इसके ऊपर कोई और ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हम एंटी डेंड्रफ शैम्पू, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि डेंड्रफ भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है, और ये बहुत सारी स्टडीज़ में इस्टेब्लिश हुआ है कि अगर आप डेंड्रफ को रोकते हैं तो आप हेयर फॉल को भी कुछ परसेंटेज तक कम कर सकते हैं। प्लस डेंड्रफ जो है वो एक्ने को भी बहुत कॉज करता है, जैसे फोरहेड एक्ने या पर बैक एक्ने में भी डेंड्रफ का बहुत रोल है। तो हम डेंड्रफ के लिए एंटी डेंड्रफ शैम्पूज देते हैं, और उनको एडवाइस करने का भी एक पर्टिकुलर मेथड बताते हैं। बहुत सारे लोग को आइडिया नहीं होता कि एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका एग्जैक्ट मेथड क्या है एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ करने का। मेजॉरिटी ऑफ द एंटी डेंड्रफ शैम्पू डजंट हैव एनी क्लेंजिंग एक्शन। इनका मतलब अपने आप में कोई बालों को साफ़ करने या बालों के स्किन को साफ़ करने का बहुत ज़्यादा कोई एक्शन नहीं होता। जैसे नॉर्मल अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपका मेन एम ये रहता है कि आप अपने सिर को या बालों को या आपके बालों के नीचे जो स्किन है उसको साफ़ कर रहे हैं। एंटी डेंड्रफ शैम्पू में वो एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इसको कभी भी अकेले नहीं यूज़ कर सकते एज ए स्टैंड अलोन शैम्पू। आपको नॉर्मल कोई भी शैम्पू यूज़ करना होता है, जो भी आप यूज़ करें, कोई भी ब्लैंड शैम्पू, ऐसा नहीं क्योंकि मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करें, कोई भी नॉर्मल सिंपल शैम्पू जो कि ब्लैंड हो, नॉन मेडिकेटेड हो, बहुत हार्श ना हो, वो आप यूज़ करके अपना नॉर्मल बालों को साफ़ कीजिए अच्छे से। और उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू लेके, एंटी डेंड्रफ शैम्पू जो भी हम एडवाइस करते हैं, उसको अपने हेयर की रूट्स के अंदर मसाज कीजिए। और उसको मसाज करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट तक उस
एंटी डैंड्रफ शैम्पू को या एंटी डैंड्रफ लोशन को अपने स्कैल्प के ऊपर छोड़ना है, तभी उसका एक्शन होगा। अगर आपको लगा कि भाई आप बस लगाया आपने और वॉश कर दिया तो कोई एक्शन नहीं है, उसका ज़ीरो एक्शन है। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आप कोई और दूसरा शैम्पू नहीं यूज़ कर रहे और डायरेक्टली एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं क्लेंजिंग एक्शन मान के कि ये साफ़ भी कर देगा और आपका डैंड्रफ भी हटा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये इसका मेथड है जो मेजॉरिटी लोग गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो इसको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 3 मोडालिटीज़ हैं जिसमें हम साइक्लिकल थेरेपी देते हैं, विटामिन्स की, मिनरल्स की, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की और एंटीऑक्सीडेंट्स की, इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। और ये एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, एस्टैब्लिश है। बहुत सालों से हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रीटमेंट यूज़ होती है और उसमें बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट है। अदर देन कि हम मिनॉक्सिडिल या कुछ एंटी एंड्रोजन या हार्मोनल थेरेपी दें, उसके अलावा अगर आप इससे सिंपल से स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब ये भी जो ट्रीटमेंट है, पहले तो मैं इस ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट सवाल पूछते हैं या क्वेश्चन करते हैं कि सर ये ट्रीटमेंट तो हमने स्टार्ट कर लिया, अभी कब तक करना है हमें। तो उसका आंसर ये है कि हर हमारे जैसे हमारे स्किन है, स्किन के सेल्स की जो साइकिल होती है वो 28 डेज होती है। उसका मतलब ये है कि जो भी हमारे जैसे मान लीजिए हमारे फेस के सेल्स, स्किन के सेल्स हैं, ये रिप्लेनिश होंगे या रिकवर जो दोबारा से नए बनेंगे वो उसमें ऑलमोस्ट 28 डेज बनेगा स्क्रबिंग एक्शन के बाद। इसी तरह से जो हमारा हेयर की जो साइकिल होती है कि वो एक फेस में आएगा, जैसे हेयर के ग्रोथ के 3 फेस होते हैं, एनाजन, टीलोजन एंड कैटाजन, 3 फेस होते हैं। तो इन तीनों फेजी से गुजरने के बाद जो उसकी पूरी साइकिल है उसको कंप्लीट होने में 3 मंथ्स लगते हैं। तो अब जो भी कोई ट्रीटमेंट हेयर के लिए करना चाहते हैं, मेरा आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप चाहते हैं, कुछ भी आप नई ट्रीटमेंट शुरू करें या कोई भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो एटलीस्ट उसको 3 मंथ्स जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आप 3 मंथ्स नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं पता चलेगा। जब तक कि हेयर की पूरी एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट आ रहा है तब भी आपको 3 मंथ्स तक ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और नहीं आ रहा है तब भी आपको 3 मंथ्स के बाद ही पता चलेगा कि इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आपका 3 मंथ्स के बाद आपको रिजल्ट आना लगता है, आने शुरू हो जाता है, आपको 10-15% लगता है कि आपका इंप्रूवमेंट हो रही है, तो आप उसको कंटिन्यू करते हैं। हम उसे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए और आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। और अगर इसमें पूछा जाए कि पेशेंट बहुत सारे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर मुझे इंप्रूवमेंट का कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले जो होता है आपके फॉलिकल्स या आपके बालों का टेक्सचर इंप्रूव होने लग जाता है। जो आपके बाल आपको पतले महसूस हो रहे होते हैं वो बाल मोटे होने लग जाते हैं, और कुछ केसेस में इमीडिएटली हेयर फॉल भी रुक जाता है। जैसे भी आप जब भी हेड वॉश करते हैं या करते हैं तो आपके साबुन में या शैम्पू में या जो भी आपके पानी के अंदर आपके बहुत सारे बाल दिखते हैं। इसी तरह तकिए पे बाल, पिलो हेयर जैसे बोलते हैं हम लोग, वो भी बहुत सारे दिखते हैं। तो ये सब इमीडिएटली कम होना लग जाता है। अब ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हमने मेडिसिन दिया, मिनॉक्सिडिल ऑयल का यूज़ करने के लिए बोला और कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू के लिए बोला। ये एक बेसिक रेजीम है जो हम पेशेंट्स को बताते हैं, करते हैं। इसके साथ अगर हम इस इफेक्ट को और ऐड ऑन करना चाहते हैं या हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, अगर आपको रिस्पॉन्स आने लग जाता है तो हम नेक्स्ट 1-2 मंथ्स के अंदर, रिस्पॉन्स तो खैर फुली 3 मंथ्स पे पता चलेगा, लेकिन फिर भी हम आपको चाहेंगे कि नेक्स्ट 1 और 2 मंथ के अंदर हम एक और ट्रीटमेंट ऐड ऑन करें जिसको हम PRP थेरेपी बोलते हैं। PRP थेरेपी का मतलब होता है प्लेटेड रिच प्लाज्मा। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो PRP थेरेपी का मतलब है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स। आप सब लोगों को जैसे मालूम है कि हमारे ब्लड में बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं। अब प्लेटलेट्स के अंदर हर एक प्लेटलेट में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब जब हम PRP करते हैं या PRP बनाते हैं तो हम जो आपका नॉर्मल जो ब्लड होता है, जो उसमें प्लेटलेट होते हैं, उसको हम कंसनट्रेट कर देते हैं, एनरिच कर देते हैं, उसकी कंसनट्रेशन को बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर आपकी ब्लड के अंदर प्लेटलेट है जो उसका काउंट है मान लो 1 लाख है या 1.5 लाख है या 2 लाख है, तो हम अपनी एक मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का इस्तेमाल करके उसको 4 to 4.5 टाइम्स बढ़ा देते हैं। मतलब अगर ये 2 लाख है तो हम उसे 8.5 लाख तक लेके आते हैं। अब क्योंकि हमने हर प्लेटलेट के अंदर ग्रोथ फैक्टर है, तो अगर हमने उसे 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स भी 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं। उन ग्रोथ फैक्टर्स को हम PRP की फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं उस ब्लड से, और फिर हम उसको इंजेक्ट करते हैं आपके स्कैल्प में, जिस भी एरिया के अंदर आपका हेयर लॉस हो रहा है। ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ये बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। अब PRP में हंड्रेड्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और उसके अंदर पेप्टाइड्स भी होते हैं। अगर PRP के रोल के बारे में बात की जाए कि PRP का मतलब क्या रोल है, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि सर इसका कोई एस्टेब्लिश रोल है, तो इसका बहुत एस्टेब्लिश रोल है। नॉट जस्ट कॉस्मेटिक्स या एस्थेटिक मेडिसिन के अंदर रोल है, इसका बहुत सारी और ब्रांचेस में भी रोल है। जैसे ऑर्थोपेडिशियन इसको नी में इंजेक्ट करते हैं, डेंटिस्ट इसको डेंटल इम्प्लांट के वक्त इसमें इसका
रूल करते हैं, एक दूसरी फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। हम लोग एज ए कॉस्मेटिक सर्जन इसको एलोपेशिया या बैल्डनेस के अंदर यूज़ करते हैं, हम स्किन रिजुविनेशन में यूज़ करते हैं इसे, हम आफ्टर लेज़र ट्रीटमेंट इसको यूज़ करते हैं, हम स्कार को मॉडिफाई करने के लिए, स्कार की इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, हम फेस लिफ्ट के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, हम स्ट्रेच मार्क्स के लिए इसका यूज़ करते हैं, हम डायलेटेड पोर्स के लिए इसके यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे इसके वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं पीआरपी के, और इसको एक वैम्पायर फेस लिफ्ट करके भी एक आज चीज़ की जाती है, जिसमें आप मेडिकली फेस लिफ्ट उसका पेशेंट का करते हो, तो उसके अंदर भी इसका बहुत रोल है। तो पीआरपी का बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड रोल है, तो पीआरपी के सेशंस हम हमेशा रिकमेंड करते हैं। अब पीआरपी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि पीआरपी मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूँ, पीआरपी बनाई कैसे जाती है, या हम पीआरपी जब भी करने लगेंगे तो हम क्या करेंगे। पीआरपी के लिए हम नॉर्मली 18 ml ऑफ ब्लड लेते हैं आपका, जो कि हम सैंपल जैसे ब्लड सैंपल लिया जाता है वैसे 18 ml ब्लड सैंपल लिया जाता है। फिर एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, ये मशीन भी डिफरेंट टाइप्स की है, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में क्या फ़र्क है। उस मशीन में इसको स्पिन किया जाता है। इसके 2-3 मेथड हैं, जिसे कई लोग सिंगल स्पिन मेथड बोलते हैं, कई लोग डबल स्पिन मेथड बोलते हैं। डबल स्पिन मेथड मतलब दो बार घुमाया जाए। डबल स्पिन मेथड थोड़ा सा बेटर माना जाता है सिंगल स्पिन पे, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसे घुमाया जाता है, जिससे ये पीआरपी आपका सेपरेट हो जाता है। फिर जो पीआरपी ऑलमोस्ट जो आप 18 ml ब्लड हम आपका लेते हैं, उससे जो पीआरपी जो मिलता है हमें, जो प्लेटेड रिच प्लाज्मा मिलता है जो हमें, वो ऑलमोस्ट 3 to 4 ml के आसपास मिलता है अगर आपकी अच्छी मशीन है तो। उसके साथ बाकी आपको कुछ अमाउंट 6-7 ml के आसपास आपको पीपीपी, जिसे हम प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा बोलते हैं, वो आपको मिलता है। तो जो हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है वो हम इंजेक्ट करते हैं, और साथ में हम पीपीपी का भी यूज़ करते हैं अगर हम साथ में कुछ माइक्रो नीडलिंग या कुछ प्रोसीजर साथ में करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रो नीडलिंग किसे कहते हैं। अब बहुत सारे लोग ये एंक्शस होते हैं, डरते हैं कि भाई पीआरपी आप इंजेक्शन करने वाले हो, वो भी हमारे सिर के ऊपर इंजेक्शंस लगेंगे, और कितने इंजेक्शन लगेंगे, काफ़ी सारे इंजेक्शन लगते हैं, तो हमें बहुत पेन होगा। तो उसका तरीका ये है कि हम उस पेन को कम करने के लिए क्या देते हैं, हम 3-4 तरह के एनेस्थीसिया हैं जो हम दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंफर्ट। और इनमें से सबसे बेस्ट जो एनेस्थीसिया होता है वो होता है नर्व ब्लॉक्स एनेस्थीसिया, जिसमें यहाँ से जो नर्व्स हमारी निकलती हैं, माथे के ऊपर से निकलती हैं और जो हमारे पूरे स्कैल्प को सप्लाई करती हैं, हम उसको ब्लॉक कर दें। उसको ब्लॉक करने के लिए हमें बहुत थोड़ा सा अमाउंट जो है वो लोकल एनेस्थीसिया का चाहिए होता है। वो थोड़ा सा अमाउंट हम वहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं, और उसको हम 5-7 मिनट के लिए वेट करते हैं। इससे आपका पूरा ये एरिया नम हो जाता है। इस एरिया का सुन या नम होने के बाद हम इसमें कितने भी इंजेक्शन लगा लें, कितने भी कुछ प्रोसीजर कर लें, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और इसका इफेक्ट जो होता है वो लगभग अगले 4-5 घंटे तक रहता है, और 4-5 घंटे के बाद भी ऐसा आपको डिस्कम्फर्ट या कुछ ऐसा नहीं होता। अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है तो आप एक आध पेन किलर, सिंपल पेन किलर क्रोसिन या पैरासिटामोल ले सकते हैं। वो भी 99% पेशेंट्स में वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम जब ये इंजेक्शन देते हैं, अब नर्व ब्लॉक भी तो आपको इंजेक्शन देना है, तो हम नर्व ब्लॉक देते हैं क्योंकि हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट बहुत रूटीनली करते हैं बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन्स। तो हम जब हम ये नर्व ब्लॉक देते हैं तो हम 1 ml की सिरिंजेस को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत पतली सिरिंजेस होती हैं, और हम 30 गेज की नीडल यूज़ करते हैं, और बहुत ही स्लो इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आपको जो इस फर्स्ट इंजेक्शन का जो पेन है वो भी आपको मिनिमम पेन हो। और दूसरा हम साथ में इसमें पेन डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के वाइब्रेटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, आइस क्यूब्स का यूज़ करते हैं, ताकि आपको उन सिंपल इंजेक्शंस का भी जो पेन है, जो कि लीस्ट पेनफुल है, उनका भी कम से कम पेन हो। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि पेशेंट इससे भी ज़्यादा पेन सेंसिटिव है, तो हम इंजेक्शन पॉइंट्स के ऊपर भी एनेस्थीसिया वाली की जो क्रीम्स होती है, एनेस्थेटिक क्रीम्स जिसे हम प्रिलोकेन बोलते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देती हैं, जो लोकल एरिया को नम करती हैं, जो कि हम लेज़र हेयर रिमूव लगा के टाइम भी या कुछ भी स्कार के वक्त भी यूज़ करते हैं, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम आपके पूरे जिस भी एरिया के अंदर हमें पीआरपी इंजेक्ट करना है, हम इसके अंदर एक प्रिलॉक्स करके क्रीम आती है, जो कि नंबिंग क्रीम जिसे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम पीआरपी के अंदर लोकल मिला सकते हैं, या हम वाइब्रेटर्स प्लस आइस क्यूब का अलग से यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से इन चारों मेथड में से भी हम डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की पेन सेंसिटिविटी कैसी है उसके हिसाब से कर लेते हैं, ताकि ये प्रोसीजर जो है ऑलमोस्ट पेनलेस हो जाए आपका। मैं टोटली पेनलेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑलमोस्ट पेनलेस, मतलब हम 95% तक इसको पेनलेस कर सकते हैं इस प्रोसीजर। अब पीआरपी के एडवांटेजेस क्या हैं, पीआरपी क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया हेयर फॉल के लिए, या ऐसा क्यों आपको क्यों इसकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पीआरपी एक बहुत ही सेफ़ मेथड है, सेफ़ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपका खुद का ब्लड हो रहा है, इट इज़ एन ऑटोजीनियस मेथड, कि आपका खुद का ब्लड ले जाएगा, आपको कहीं बाहर से कोई पेप्टाइड नहीं डाले जाए, कोई ग्रोथ हार्मोन्स अलग से नहीं डाले जाए, आपके खुद के ब्लड से, आपके प्लेटलेट से ही बनाए, तो इसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होने का कोई खतरा नहीं है।
ये कन्वीनियंट है, बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी है। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर लगभग आपको 30 to 45 मिनट में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। आप सेंटर के अंदर आने से लेकर सेंटर के बाहर जाने तक 30-45 मिनट्स में, मैक्सिमम 45 मिनट्स में आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होकर आप जा सकते हैं। कोई क्योंकि फॉरेन बॉडी का कोई यूज़ नहीं है, फॉरेन मटेरियल कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो बहुत नेचुरल है और इफेक्टिव भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए इसकी, कितने जल्दी हमें पीआरपी करना चाहिए, क्या एक ही सेशन काफ़ी है या 10 सेशन लेने चाहिए या 6 सेशन लेने चाहिए, ये इसमें है क्या, ऐसे क्या फ़र्क है। पहले तो सेशंस लेने का जो लॉजिक है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि हेयर की जो साइकिल है वो 3 मंथ्स की है। आप जो भी आप पीआरपी के सेशन अगर आप लेने वाले हो तो आइडियली हम लोग कमेंट करते हैं पेशेंट को कि मिनिमम आप कम से कम 3 सेशन लीजिए, और आपको एक सेशन के बाद ही रिजल्ट आने पता चल जाता है। नॉर्मली पेशेंट को रिजल्ट आने दिखने लग जाता है कि उसका टेक्सचर इंप्रूव होने लग गया, हेयर फॉल होने लग गया, लेकिन क्योंकि फुल रिजल्ट आने में टाइम लगता है तो हम रेकमेंड करते हैं पेशेंट को कि एटलीस्ट 2 to 3 सीटिंग लीजिए अगर आपको। एंड इफ़ यू आर हैप्पी विद द सेटिंग्स कि आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो आपका मैक्सिमम सेटिंग जो हम बोलते हैं, मैक्सिमम आप 5 to 6 सेटिंग्स ले सकते हो एट 1 month इंटरवल। एक महीने के ऊपर एक सेटिंग लेनी होती है और मैक्सिमम आप 6 सेटिंग्स तक जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम 6 सेटिंग्स करवा लेते हैं तो हमारा हेयर फॉल के हमेशा के लिए रुक जाएगा। बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैंने तो 6 सेटिंग करा लेता हूँ बाई चांस, तो अब मेरा हेयर फॉल का कभी नहीं होगा। तो हम उनको ये बोलते हैं आपका हेयर फॉल 70-80% तक रुक जाएगा, आपके टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। जो भी हम आपको ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, नॉट जस्ट की पीआरपी, जो आपको मेडिकल मैनेजमेंट भी समझाई जा रही है, दी जा रही है, जो आपको डाइट की एडवाइस दी जा रही है, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और आपको पीआरपी के मेंटेनेंस सेशन लेने पड़ेंगे, जो कि मेंटेनेंस सेशन होगा एवरी 1 सेशन इन 6 मंथ, मतलब हर 6 महीने में आपको एक पीआरपी का सेशन लेना पड़ेगा अगले 2-3 साल के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको ओवरऑल अपनी आप हेयर की जो ग्रोथ जो है वो बेटर करनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट बताने वाला हूँ मैं आपको रोल ऑफ डाइट की। डाइट का क्या रोल है, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइट्स का। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए। ये स्टडीज से देखा गया कि इन सब चीज़ों के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपकी हेयर की ग्रोथ को रोकती हैं, प्रमोट नहीं करती, आपको फेवर नहीं करती हैं हेयर की ग्रोथ को। दूसरा कि इन सब चीज़ों को अगर आप कम लेंगे, इनटेक इनका मॉडरेशन में रखेंगे, तो आपको आपकी हेयर की ग्रोथ को, अदरवाइज भी आपकी हेयर की स्कैल्प की और हेयर की ग्रोथ जो है बहुत हेल्दी रहेगी। स्कैल्प की हेल्थ और हेयर की हेल्थ जो है यूजुअली भी हेल्दी रहेगी। तो आपको जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो है रेड मीट और मटन। आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है, आपको फास्ट फूड्स को अवॉइड करना है, पिज़्ज़ा बर्गर्स इन सब चीज़ों को कम से कम मॉडरेशन में लेना है, ये कम इनटेक रखना है। जब भी हमसे पूछते हैं ना लोग कि कम इनटेक क्या मतलब होता है, या हम अपने पेशेंट से पूछते हैं कि आप कम लेते हो, तो बोलते हैं हाँ जी डॉक्टर साहब मैं तो बहुत कम लेता हूँ, मेरा बहुत इंटेक फास्ट फूड का कम है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपका इंटेक का कम का मतलब क्या है, कम की डेफिनेशन क्या है। तो कम की डेफिनेशन ये है कि आपका फास्ट फूड का इंटेक या इन सब चीज़ों का इंटेक एटलीस्ट 1 a month हो। एक महीने में अगर एक हफ्ते के अंदर 4 बार पिज़्ज़ा खा रहे हैं, 4 बार फास्ट फूड ले रहे हैं, 4 बार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो वो कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। आपको कम से कम एक महीने में 1 बार और ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में 2 बार आपका इंटेक होना चाहिए। तो आपको फास्ट फूड अवॉइड करने हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, आप फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, आपको कोक, पेप्सी, स्प्राइट ये सब चीज़ अवॉइड करनी है, लेकिन आप नॉर्मल फ्रेश फ्रूट्स जूस आप निकाल के ले सकते हैं या जाके पी सकते हैं। यू हैव टू अवॉइड बेकरी फूड्स ऑल्सो, केक्स, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको जितनी भी ऐसी चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव है, सपोज केन्ड फूड है, बहुत सारे लोग केन्ड फूड खाते हैं, केन्ड फ्रूट्स लेते हैं, वो चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको शुगरी फूड्स को अवॉइड करना है जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर्स है। चाइनीज़ फूड्स को तो टोटल नो है। चाइनीज़ फूड्स के अंदर ऐसे हर्ब्स होते हैं जो कि बिल्कुल हेयर की ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं आपकी हेयर की ग्रोथ को। तो आपको चाइनीज़ फूड को टोटल नो बोलना है अगर आप कर सकते हैं तो। और शुगरी फूड्स को, जितने भी स्वीट डेजर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आप भी करके देख सकते हैं। अगर आप शुरू के 2-3 महीने इन चीज़ों को अवॉइड करके देखेंगे, आप खुद ही देख लीजिएगा कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, तभी आपकी हेयर की जो क्वालिटी है वो बेटर होने लग जाएगी। तो ये बेसिक 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई कि एक तो मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं जिसमें हम साइक्लिकल विटामिन थेरेपी देते हैं, पीआरपी का रोल है कि पीआरपी थेरेपी कर सकते हैं। फिर डाइटरी मॉडिफिकेशन से कि आप अपनी डाइट को कैसे कर सकते हैं। फिर तीसरा है कि लाइफस्टाइल की, आप अपने स्ट्रेस को लेवल को कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी जगह में जाना पड़ता है जहाँ, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में काम कर रहे हैं तो सभी जगह ऐसी हैं, अदरवाइज़ आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर आपका एक्सपोजर कम है पॉल्यूशन में और आप पॉल्यूशन वाले एरिया के अंदर जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने सिर को या तो कैप लगाएं या तो फिर एक स्कार्फ से, फीमेल है तो स्कार्फ से ढक के जा सकते हैं,
ताकि उनके ऊपर स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स ना बैठ सकें। आपको सन के एक्सपोजर को भी बचना है। बहुत सारे पेशेंट हमें ये भी कंप्लेंट करते हैं कि मेरी प्री मेच्योर ग्रेइंग हो रही है। प्री मेच्योर मतलब जल्दी बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। तो प्री मेच्योर ग्रेइंग का कारण भी सन है। जैसे हम लोग नॉर्मली बड़ी कॉमन लैंग्वेज में पेशेंट्स को बताते हैं बीइंग अ कॉस्मेटिक सर्जन्स की जो भी सन जो है वो आपकी स्किन को तो डार्क करता है और आपके बालों को वाइट करता है। यही होता है। अगर आपको सन डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपकी प्री मेच्योर ग्रेइंग भी होती है। प्लस न्यूट्रिशन फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। आजकल क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल हो गया है, किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो सब लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। इसीलिए खाने पीने के लिए भी हम जो खाना खा रहे हैं उनमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। मतलब उनमें कैलोरीज तो हैं लेकिन कोई न्यूट्रिशन नहीं है। और ये जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं, ये जो भी एडवाइस हैं, ये सब कॉमन है मेल्स और फीमेल दोनों के लिए हैं। क्योंकि आजकल फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिल रहा है, खासकर यंगर एज ग्रुप में। क्यों? क्योंकि फीमेल्स का भी लाइफस्टाइल जो ऑलमोस्ट मेल जैसा ही होने वाला है, हो गया है। क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह काम कर रही हैं, सारा स्ट्रेस का लेवल उनका सेम है। दे आर ऑल्सो वर्किंग आउट लाइक मेल्स। वो भी मेल्स की तरह जाके जिम्स करती हैं। दे आर डूइंग वेट लिफ्टिंग ऑल्सो। तो उनके भी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल रिलीज और जो भी है वो भी थोड़ा थोड़ा मेल पैटर्न की तरफ जाता है। तो उससे एसोसिएटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो सब फीमेल पेशेंट्स में भी काफ़ी आते हैं। तो ये सब जितनी भी एडवाइस है ये कॉमन है मेल और फीमेल्स दोनों के लिए, दोनों उसको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, हम अपने सेंटर में अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम हेयर फॉल का आता है तो हम उसके लिए क्या डिफरेंट करते हैं। हम अपने सेंटर के अंदर सबसे पहले जब भी पेशेंट हमारे पास आता है हेयर फॉल के लिए, हम उसका एक कंप्यूटराइज्ड हेयर एनालिसिस करते हैं। ये हमारे लिए, हम इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि हम जो भी ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो उस ट्रीटमेंट में हम ये देखना चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट का फ़ायदा होने वाला है या हो भी रहा है कि नहीं हो पा रहा, ताकि हम उसको सीरियली मॉनिटर कर सकें कि 1 मंथ में उसका कैसे ट्रीटमेंट का फ़र्क आया, 2 मंथ में कैसे आया, 3 मंथ में कैसे आया। साथ ही साथ हम कंप्यूटराइज्ड हेयर एनालिसिस के साथ साथ डेडिकेटेड मेडिकल फोटोग्राफी भी की जाती है, जिसके अंदर हम मेडिकल व्यूज़ उसके लेते हैं। मेडिकल फोटोग्राफी के हिसाब से उसके व्यू ले जाते हैं। फ्रंटल व्यूज़, साइड से व्यूज़, ऊपर से व्यूज़, पीछे से व्यूज़, जो भी रिकमेंडेड है वो सब लिए जाते हैं, ताकि हम उसको एवरी मंथली कंपेयर कर सकें और पेशेंट को भी ऑब्जेक्टिवली दिखा सकें कि आपका इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है इफेक्ट। तो इस जो कंप्यूटराइज हेयर एनालिसिस इस मशीन में होता गया, इस मशीन में आपकी हेयर की डेंसिटी चेक कर सकते हैं, हेयर का टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है या नहीं, जो कि अगर आपके बालों में वैसे नॉर्मली नहीं झड़ रहा है या नहीं दिख रहा है तो बहुत कम मात्रा में डैंड्रफ हो सकता है। तो ये उस स्किन के लेवल पे जाके, इसमें कैमरा होते हैं इस मशीन में जो कि स्किन के लेवल पे जाके उस डैंड्रफ को बताता है कि है कि नहीं। आपके स्कैल्प का ऑयल कंटेंट कैसा है, क्या वो बहुत ऑयली है या बहुत ड्राई है, ये सब चीज़ें हम इस कंप्यूटराइज एनालिसिस असेस करते हैं और इसकी एक प्रॉपर प्रिंट आउट एक रिपोर्ट लेके जाते हैं निकलती है, जिसको हम एनालाइज करते हैं और आपको देते हैं फर्स्ट टाइम कि भाई ये आपके लिए, ये आपकी एक बेसलाइन एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये है। और उस रिपोर्ट के हिसाब से हम डॉक्टर्स हम रिकमेंड करते हैं कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आप इनमें से जो भी करवाना चाहें वो आपकी चॉइस है, या आप नहीं करवाना चाहते तो वो भी है। बेसिकली हम एनालिसिस करके एक बता देते हैं कि आपका करंट स्टेटस, जो आपकी हेयर की ग्रोथ का या हेयर का जो भी एग्जिस्टिंग फॉलिकल है उनकी हेल्थ का करंट स्टेटस ये है। उसके बाद अगर पेशेंट विलिंग होते हैं तो हम उनको एक डिटेल्ड कंसल्टेशन देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि आपको सबसे पहले तो हम कॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इतने सारे जो मैंने कॉज बताए इसमें आपकी कंडीशन में कोई कॉज है जिसको हम ढूंढ पा रहे हैं। और अगर हम उस कॉज को ढूंढ पाते हैं तो हम उस कॉज को सबसे पहले ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि हम उस कॉज को ही कम करें, ताकि ओवरऑल हेयर की ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली बेटर होने लग जाए, प्रमोट होने लग जाए। साथ में हम पेशेंट को बोलते हैं कि एक हम ट्रीटमेंट प्लान भी उसके हिसाब से उसका एक डिवाइस करते हैं, जो कि उसकी एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल जो भी काम करता है, जैसा भी उसका सन का एक्सपोजर है, जैसा पॉल्यूशन का एक्सपोजर है, उसके हिसाब से हम उसको एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड एक प्लान बना के देते हैं कि हमारे हिसाब से आपको ऐसे करना चाहिए। फिर हम पेशेंट को उसमें मेडिकेशन के देने के साथ एडवाइस करते हैं कि आप पीआरपी के सेशंस ले सकते हैं। पीआरपी के सेशन एडवाइस करते हैं। और जो हम यूज़ करते हैं मशीन, उसके अंदर उस मेथड का नाम है अल्ट्रा पीआरपी मेथड। अल्ट्रा पीआरपी मेथड से डिफरेंट ऐसे है कि अल्ट्रा पीआरपी मेथड में एक डिफरेंट मशीन यूज़ की जाती है जिसका नाम है अल्ट्रा पीआरपी। नॉर्मली जितने भी लोग पीआरपी करते हैं, एक नॉर्मल सिंपल सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जो ब्लड को स्पिन करती है। अब ये वो मशीन होती है जो हर ब्लड बैंक के अंदर अवेलेबल होती है, हर पैथोलॉजी लैब के अंदर अवेलेबल होती है। लेकिन अल्ट्रा पीआरपी मशीन सेम कंपनी ने ही दूसरी एक डिफरेंट मशीन बनाई है जो कि सिर्फ पीआरपी बनाने के लिए यूज़ हो सकती है। इस मशीन की कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसी हैं कि उस मशीन को किसी और चीज़ के लिए यूज़ ही नहीं कर सकते आप। एक तो ये हो गया। दूसरा इसकी है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की किट यूज़ होती हैं जो कि आपकी एफडीए अप्रूव्ड किट्स हैं, जो कि हम कोरिया से मंगवाते हैं।
जिसमें पीआरपी की क्वालिटी बहुत बेटर निकल के आती है। दूसरी, इस मशीन में कुछ और एडवांटेजेस हैं कि मशीन एक तो वाइब्रेशन फ्री मशीन है। जब भी ये मशीन चलती है नॉर्मली, जब लैब्स में जब करते हैं तो बहुत वाइब्रेशन आती है। उस वाइब्रेशन का हमारे लिए क्या डिसएडवांटेज है कि जो ब्लड में से पीआरपी निकल के आता है वो 2-3 लेयर्स में अलग अलग आता है। एक में प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा ऊपर होता है, नीचे बीच में रिच प्लाज्मा होता है और उसके नीचे ब्लड होता है। अगर ये मशीन चलते है वो वाइब्रेट करती है, तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अगर आपका बन भी गया तो अगर वाइब्रेशन के साथ वो बीच में मिक्स होता रहता है, तो आपके पास ट्रू पिक्चर ही नहीं है। हो सकता है कि जो आपके डॉक्टर इंजेक्ट कर रहे हैं वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा था ही नहीं, वो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा था। तो आपका सारा प्लेटलेट जो कि इतना एनरिच ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जिसमें हज़ारों ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो सारा वेस्ट हो गया। तो ये मशीन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वाइब्रेशन फ्री होनी चाहिए। दूसरा, जो प्लेटलेट्स होते हैं जो उनके अंदर के जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसे हम बोल सकते हैं, वो बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर सेंसिटिव मतलब कि जब उसकी प्रोसेसिंग भी हो, इट इज़ ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव एज वेल एज हीट सेंसिटिव ऑल्सो, कि जब उसकी प्रोसेसिंग हो रही है तो एक तो उसके अंदर हीट जनरेशन ना हो, दूसरा वो एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर प्रोसेसिंग हो, उसके अंदर एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर उसके अंदर से प्लेटलेट्स निकल के आएँ। तो ये जो अल्ट्रा पीआरपी मशीन है, ये उस पीआरपी बनाने के प्रोसेस को 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे करती है और राइट स्पीड पे और राइट टेम्परेचर पे पीआरपी बनाती है। इसमें कोई वॉबलिंग इफेक्ट भी नहीं होता। वॉबलिंग इफेक्ट मतलब जब मशीन स्टार्ट होती है या जब मशीन को जब हम स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, तो जब जो पूरी कंसंट्रेट जो ट्यूब्स घूम रही होती हैं, तो उसमें अगर एक झटके से रुकती है या झटके से स्टार्ट होती है, तो उसमें उसको वॉबल इफेक्ट कहते हैं। उसमें भी आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा के साथ मिक्स हो जाती है। तो ये जो अल्ट्रा पीआरपी की मशीन है, ये उन सब चीज़ों को नहीं होने देती। तो जो भी आपकी पीआरपी की क्वालिटी है, जो वो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी पीआरपी निकल के आता है, क्योंकि आपका ब्लड है 18 ml आपका ब्लड यूज होना है। आप किस तरह की मशीन में निकलवा के अपना प्लेटलेट्स पीआरपी बना रहे हैं, ये उस पर बहुत मैटर करता है। हम ये बहुत नोटिस करते हैं कि हमने इनिशियल पेशेंट्स के अंदर अपने दोनों मशीन में कंपेयर करके देखा कि ये वाली मशीन में यूज़ करके देखते हैं और इस वाली मशीन में करते हैं, तो हमें काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस मिलता है। इवन हम कंपैरिजन के लिए प्लेटलेट का जो काउंट है वो भी पेशेंट्स में करवा के देखते हैं डिफरेंट मशीन्स में यूज़ करने के बाद, और डिफरेंट कंसनट्रेशंस के लिए डिफरेंट रोटेशन रिवोल्यूशन वैल्यूज़ के लिए जिस पे हम रोटेट करते हैं। तो जो भी हमारे पास एक बेस्ट जिस पे आने लगता है, हम उसको डिवाइस करते हैं, वही हम अपने पेशेंट में फॉलो करते हैं। और अगर हम अल्ट्रा पीआरपी से करते हैं किसी का भी पीआरपी, तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब हम पीआरपी के अलावा क्या कर सकते हैं? अगर हम पीआरपी, कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ हो जिसमें हम पीआरपी की एफिकेसी को भी बढ़ा सकें, कि उसका जो एक्शन हो रहा है उसको भी बढ़ाने के लिए कुछ किया सकता है। यस, उसके लिए किया सकता है। हम पीआरपी के साथ माइक्रो नीडलिंग करते हैं। माइक्रो नीडलिंग क्या होता है? माइक्रो नीडलिंग एक डर्मा रोलर करके एक छोटा सा मशीन आती है, डर्मा रोलर जैसी एक चीज़ होती है, जिसमें बहुत फाइन नीडल्स होती हैं। उनका एक फ़िक्स नंबर होता है, उनकी एक फ़िक्स क्वालिटी होती है, उनकी एक फ़िक्स लेंथ होती है। तो हम जब पीआरपी करते हैं, क्योंकि हमने आपके पूरे इतने एरिया को, स्कैल्प को एनेस्थेटाइज कर दिया, तो जब हम इंजेक्ट करते हैं उसके साथ साथ हम माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं। मतलब एक तरह से हम एब्रेजन दे रहे हैं, हम कंट्रोल्ड एब्रेजन दे रहे हैं। इस एब्रेजन से क्या होता है? बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और उससे पीआरपी का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके स्कैल्प के अंदर। तो जो भी हम इंजेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम फोकल पॉइंट्स पे इंजेक्ट कर रहे थे, उसको अगर हम साथ में माइक्रो नीडलिंग कर लेते हैं डर्मा रोलर से, तो पीआरपी का एब्जॉर्प्शन जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और आप उसी तरह से आपका रिजल्ट भी बहुत बेटर हो जाता है। अब क्योंकि हम ये सब एनेस्थीसिया के अंदर कर पा रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप यही चीज़ें बिना एनेस्थीसिया के कर रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। आप 5-6 जगह पे सिर्फ इंजेक्शन ही दे सकते हैं और उसके बाद कोई भी माइक्रो नीडलिंग कोई पेशेंट अलाउ ही नहीं करने देगा अपने स्कैल्प पे करने के लिए। तो उसका बेस्ट मेथड ये है कि प्रॉपर एनेस्थीसिया में पीआरपी को किया जाए और साथ में पीआरपी इंजेक्शन के साथ साथ आप माइक्रो नीडलिंग किया जाए। माइक्रो नीडलिंग में हम पीपीपी जो प्लेटेड पुअर प्लाज्मा है वो भी हम यूज़ करते हैं, वो साथ में स्प्रिंकल करते रहते हैं और साथ साथ माइक्रो नीडलिंग डर्मा रोलर से करते रहते हैं ताकि उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन हो। अब इसके साथ साथ हम जो अपने सेंटर पे यूज़ करते हैं वो हम लो लेवल लेज़र या लो लेवल लाइट थेरेपी यूज़ करते हैं। हम एक स्पेशल टाइप के हेलमेट्स हम यूज़ करते हैं जिससे एक फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट निकलती है, जिसका भी काम ये है, जिसका भी रोल एस्टेब्लिश है कि वो हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। जो भी आपके फॉलिकल ऊपर नहीं दिखाई दे रहे लेकिन अंदर एंट्रैप्ड हैं या मिनिचराइज हो गए हैं, उन सब की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और इसके साथ साथ हम आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स भी इंजेक्ट कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर हमें लगता है कि रिक्वायरमेंट है। अब हम रिजल्ट्स की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? रिजल्ट की मॉनिटरिंग जैसे मैंने आपको बताया कि हम सीरियल फोटोग्राफी करते हैं और हम सीरियल हेयर एनालिसिस करते रहते हैं ताकि हम बता सकें कि पेशेंट में रिजल्ट कैसे आ रहे हैं और कितने परसेंटेज तक रिजल्ट आ रहे हैं। ये सीरियल फोटोग्राफिंग नॉट जस्ट हम पेशेंट की फ़ोटोग्राफी, पेशेंट के स्कैल्प की फ़ोटोग्राफी करते हैं। जो भी हमारी हेयर एनालिसिस मशीन है उसमें आपके स्कैल्प के बालों की पूरी थिकनेस,
बालों की डेंसिटी, बालों का टेक्सचर, इन सब की भी पिक्चर की फॉर्म में आता है। मतलब कोई भी उसे पढ़ के समझ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर से इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम आपको भी पिक्चर्स देते हैं, उसके साथ में पिक्चर्स निकल के आती हैं, हम पिक्चर्स देते हैं और 1 मंथ पे और 3 मंथ्स पे पिक्चर्स को कंपेयर करने के लिए बोलते हैं सेम एरिया से, तो पेशेंट खुद से ही अप्रिशिएट कर पाता है कि मुझे इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये फ्रेंड्स हेयर फॉल के बारे में आज का डिस्कशन था। मैं आपको थोड़ा सा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताना चाहता हूँ, बस ब्रीफ, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट मैं अगली किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली उन कंडीशन में किया जाता है जब आपकी एक ऐसी कंडीशन पे आप पहुँच गए हो जहाँ पर हेयर को हम प्रिवेंटिव हेयर फॉल को हम इस स्टेज तक आ गए कि हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपके फॉलिकल ही नहीं बचे हैं। अगर आपके थोड़े से भी फॉलिकल बचे हैं या एग्जिस्टिंग फॉलिकल हैं तो हम उनको बेटर कर सकते हैं। नए फॉलिकल्स अगर अंदर हैं, ट्रैप्ड हैं, तो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं पीआरपी के थ्रू। लेकिन अगर वो फॉलिकल्स वहाँ से चले गए या इतना डिले हो गया वो प्रोसीजर कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी 2 तरीके से होता है, FUT एंड FUE। FUT में फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिसका फुल टर्मिनोलॉजी है, और FUE फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। मोटा मोटा अगर पूछा जाए तो फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन में एक पूरी स्ट्रिप ऑफ स्किन लिया जाता है जिसमें फॉलिकल होते हैं, फिर उनको सेपरेट करते हैं, और FUE में एक मशीन से सिंगल फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसको इम्प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। दोनों में ट्रांसप्लांटेशन का मेथड सेम है, सिर्फ निकालने के मेथड के अंदर फ़र्क है। ये बेसिक मोटा डिफरेंस है, और इनमें किस में क्या करना है, किस में कैसे इंडिकेशन है, ये मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं या हमसे बात कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन डाले हैं साथ में कि इसकी कॉस्ट के बारे में। जो कॉस्ट जो होता है वो हम आपको एग्जामिन करने के बारे में बता पाते हैं कि आपके कितने सेशन लगेंगे, आपको क्या प्लान चाहिए, किस तरह से कितने। अगर आप सेशन थोड़े ज़्यादा लेते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट कम आती है कि पैकेज के तौर पे आपको मिल जाता है। नॉर्मली स्पीकिंग जो भी इसकी रफली जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, जो सब जगह पर होती है, वो कॉस्ट नॉर्मली 5-6 हज़ार रुपये से लेकर 15-20 हज़ार पर सेशन है, डिपेंडिंग ऑन की प्रैक्टिस कैसी है आपकी, आप कैसा यूज़ कर रहे हो। हम पीआरपी एडवांस मशीन यूज़ करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में पड़ती है। वो हम जब आपको फाइनल देखते हैं तब हम डिसाइड कर पाते हैं कॉस्ट है, लेकिन लगभग इतना आप 8 से 10 हज़ार के बीच में कॉस्ट इसके मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमेबल भी इन्वॉल्व होता है। पीआरपी किट जो बाहर से मंगाई जाती है उसकी कॉस्ट भी है, प्लस साथ में भी और सब चीज़ों की कॉस्ट होती है। एक किसी ने ये पूछा है, किसी पेशेंट ने पूछा है कि इज दिस सेम फॉर फीमेल? यस, मेल सुनील जी, मेल और फीमेल के लिए ये ऑलमोस्ट सेम ही ट्रीटमेंट होती है, कोई ट्रीटमेंट में फ़र्क नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हम हार्मोन्स ट्रीटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, हम इसमें कुछ हार्मोन्स टैबलेट्स नहीं दे रहे हैं, हार्मोन्स कुछ इंजेक्शंस के लिए नहीं दे रहे हैं, ये सब मल्टीविटामिन्स और पीआरपी थेरेपी की जा रही है जो आपके ब्लड से डिराइव्ड है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए हम दोनों में, मेल और फीमेल में ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। डायबिटिक और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, यस हाँ, डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट भी ये सब ट्रीटमेंट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों विद इन कंट्रोल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा डायबिटीज़ में, क्योंकि इन्फेक्शन होने का चांस होता है, ऑल्दो हम इसमें इंजेक्शन देते हैं, इसमें कोई सर्जरी नहीं है, तो उसमें इन्फेक्शन का कोई ऐसा चांस नहीं, लेकिन फिर भी इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर, तो आपका प्रोसीजर से पहले आपका शुगर और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके दोनों कंट्रोल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। Same question, yes, diabetes and hypertension patient can go for this treatment provided both of them are under control. Somebody has asked, does it differ from patient to patient? Sir, yes, the result differs because the problem also differs from patient to patient. If somebody is having lot of damage in his or her hair, he may take some time for the effect to come, or if the damage is in the initial stage, the results can be very good. Okay, thank you friends, thank you for connecting me. नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन या और कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आपको लगता है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं नेक्स्ट सेशंस के अंदर एक्ने या हेयर ट्रांसप्लांटेशन इनसे रिलेटेड
चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ। सुनील जी ने पूछा है कि इस डर्मा रोलर इफेक्टिव फॉर स्कार्स एंड हेयर ग्रोथ। यस, डर्मा रोलर इफेक्टिव फॉर बोथ, स्कार्स के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए हम डर्मा रोलर यूज़ करते हैं, क्योंकि डर्मा रोलर जो है कोलेजन रीमॉडलिंग में भी हेल्प करता है। तो जब हम स्कार के यूज़ करते हैं तो वो कोलेजन को रीमॉडल करता है और स्कार को इम्प्रूव करता है। डर्मा रोलर के सिर्फ स्कार और हेयर ग्रोथ के लिए रोल नहीं है, बहुत सारी चीज़ कंडीशंस के अंदर इसका रोल है। हम डायलेटेड पोर्स के लिए डर्मा रोलर का यूज़ करते हैं, डर्मा रोलर प्लस पीआरपी यूज़ करते हैं डायलेटेड पोर्स के लिए भी, पोस्ट एक्ने डायलेटेड पोर्स के लिए या पोस्ट एक्ने स्कारिंग के लिए। यस, तो डर्मा रोलर का काफ़ी यूज़ है। बहुत सारी कॉस्मेटिक की प्रैक्टिस में हम डर्मा रोलर को अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, इट वॉज नाइस चैटिंग टू यू ऑल। थैंक यू।